नमस्ते यूपी, नमस्ते भारत। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के इंफोटेनमेंट शो नमस्ते यूपी में। हमारा भविष्य हमारे आज पर निर्भर करता है। आज हम जितने जानकार और जागरूक रहेंगे, हमारा कल उतना ही बेहतर होगा। नमस्ते यूपी में हमारी कोशिश होती है कि हम विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो जानेंगे क्या है आज का विषय, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। सफलता एक वाहन है जो कर्म के पहियों पर चलता है, लेकिन आत्मविश्वास के ईंधन के बिना यात्रा करना असंभव है। जी बिल्कुल, सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि हम सही दिशा में सही कार्य करें, लेकिन इतना ही ज़रूरी है कि हम आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए और खुद पर भरोसा होना चाहिए। और चलिए इस सुविचार के साथ हम भी बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या है आज का विषय। जी, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाए बाजार नहीं। यहाँ के आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, यहाँ की गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। जी, हमारा लखनऊ हमेशा से एक विशेष पहचान रखता रहा है और स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद तो ये विकास की नई राह पर चल पड़ा है। और किसी भी शहर के विकास में, ख़ास तौर से हमारे लखनऊ की अगर हम बात करें, तो इसमें नगर निगम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आज इस खास विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए इसीलिए जुड़ी हुई हैं लखनऊ की नवनिर्वाचित महापौर सुषमा खरकवाल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार आपको, दूरदर्शन की पूरी टीम को और अपने लखनऊ को नमस्कार जी। और इस खास बातचीत को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी जी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूजा जी, और रमा जी दूरदर्शन को वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। एक कलाकार के तौर पर, एक आर्टिस्ट के तौर पर ये हमारे सामने हमसे हमेशा से जुड़ती रही हैं, एक एंकर के तौर पर। और आज इस खास बातचीत को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और आप जानते हैं हमारा शो इंफोटेनमेंट शो है, तो आज हमारे साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं एक कवि सौरभ त्रिपाठी जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सौरभ जी विभिन्न मंचों पर अपनी प्रस्तुति देते रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में इनकी रचनाएं हम शामिल करेंगे। और अक्सर होता है ना कि हमने सफलता जो है हमेशा उसको देखा है, उसके पीछे की जो यात्रा होती है हम उसे देखना भूल जाते हैं। आज सुषमा खरकवाल जी लखनऊ के नवनिर्वाचित महापौर हैं, इस पद पर पदस्थापित हैं, लेकिन इनकी यात्रा कैसी रही इसके बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इनकी यात्रा पर। गढ़वाल की बेटी सुषमा खरकवाल अब लखनऊ जिले की प्रथम नागरिक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। सुषमा खरकवाल लखनऊ की नवनिर्वाचित मेयर हैं। लखनऊ से उनका सिर्फ यही नाता नहीं है, दरअसल लखनऊ उनकी कर्मस्थली तो है ही, साथ ही ये उनका ससुराल भी है। लखनऊ के साथ ही उत्तराखंड से भी सुषमा खरकवाल का गहरा नाता है। दरअसल उत्तराखंड उनकी जन्मस्थली है। उत्तराखंड की माटी में ही सुषमा खरकवाल का बचपन बीता और उन्होंने यहीं पर रहकर अपनी शिक्षा भी पूरी की। सुषमा अपने परिवार में 3 बहनों में सबसे छोटी हैं। सुषमा खरकवाल ने अपने स्नातक की पढ़ाई उत्तराखंड से ही की। वर्तमान में उनके मायके के लोग उत्तराखंड के कोटद्वार के हल्दूखाता भाबर में निवास कर रहे हैं। सुषमा खरकवाल के जीवन की नई पारी तब शुरू हुई जब उनकी शादी 1984 में दुगड्डा के कलढुंगा निवासी प्रेमलाल खरकवाल के साथ हुई। यहीं से उनका लखनऊ से संबंध भी जुड़ा। सुषमा खरकवाल के पति प्रेमलाल खरकवाल पूर्व सैनिक है। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद भगत सिंह कोश्यारी ने सुषमा खरकवाल से उत्तराखंड चलने को कहा था, लेकिन वो नहीं गई। उनका परिवार लंबे समय से लखनऊ में ही रह रहा है।
सुषमा खरकवाल के परिवार में 2 बेटे हैं। अब सुषमा खरकवाल राजनीति की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, पर लखनऊ मेयर के पद पर जीतने वाली सुषमा खरकवाल का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा है। उन्होंने भाजपा के अंदर विभिन्न पदों पर काम किया है। आप पिछले 35 सालों से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैलियों में उनका स्कूटर नियमित रूप से देखा जाता था। अटल जी की रैलियों में वो सबसे आगे रहती थीं। सुषमा खरकवाल ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने 2 बच्चों को अकेले पाला, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ी, हमेशा सक्रिय रहीं। सुषमा भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी रहीं। वो अवध क्षेत्र महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक सुषमा सैनिक कल्याण बोर्ड, खाद्य एवं रसद सलाहकार बोर्ड, भारत संचार निगम, रेल उपयोगकर्ता परामर्शदाती समिति की सदस्य भी रही हैं। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा बीजेपी से जुड़ी सुषमा खरकवाल ने हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और आगे उनका ये सफर जारी है। उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है खेलों के महाकुंभ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन, जो जीत रहा है सभी का मन। रंगों में उत्साह और दिल में देश का छाया है सभी पर रंग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कई नई सुविधाओं और विशेषताओं से भरा हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो जुड़े रहिए रोमांच के संग। हर दिल में देश, खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश। नमस्ते यूपी में हमारा आज का विषय है हमारा लखनऊ, विकास की नई राहें। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ी हुई हैं महापौर लखनऊ सुषमा खरकवाल जी और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी जी। तो आइए जुड़ते हैं इस खास बातचीत से। बहुत ही आपका दिल से स्वागत है दूरदर्शन लखनऊ की ओर से। उत्तराखंड जन्मभूमि और उत्तर प्रदेश कर्मभूमि, जानना चाहूंगी आपकी ज़बान से कुछ अनुभव। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। मेरी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तराखंड 2002 में अलग हुआ था। मेरी पैदाइश 1964 की है, तो मेरी तो जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश है और कर्मभूमि भी उत्तर प्रदेश है। अब घर का बंटवारा हो गया तो मैं तो उत्तर प्रदेश की कहलाऊंगी। और क्या बात है, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके लिए एक ही है और कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महापौर के रूप में आप क्या चुनौतियां देखती हैं और क्या आपके सपने हैं? महापौर के रूप में चुनौतियां तो मुझे नहीं लगता कुछ, ये तो एक अवसर है। जनता से तो मैं जुड़ी हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, लेकिन ये अवसर है मुझे। क्या बात है। लखनऊ स्वच्छता सर्वेक्षण में 12वें नंबर पर 2022 में आया। आपके लिए अब ऐसा कौन सा कार्य होगा कि आप चाहेंगे कि ये बिल्कुल टॉप पर आए? वो ऐसे कौन से काम होंगे? देखिए, अभी तो मुझे ज्वाइन किए हुए थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन मेरा सबसे पहले मिशन है कि बारिश आने वाली है। ये बारिश आने से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरे नाले साफ हो जाए। मैं लगातार विजिट भी कर रही हूँ, अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि ये तुरंत होना चाहिए। और मैं तो खुद महीने में या 15 दिन में खुद झाड़ू उठा के शहर में साफ करूँगी, क्योंकि मैं महिला हूँ। महिला घर में सफाई करते, तो अब तो मैं शहर ने चुना है मुझे, तो अब मैं पूरे शहर को चमकाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं नंबर 1 पे कोशिश करूंगी, जल्दी से जल्दी मेरा लखनऊ नंबर 1 पे आए। क्या बात है। चलिए थोड़ी सी घरेलू बात कर लेते हैं। जहां आप रहती हैं वहां के लोग एक महापौर को एक पड़ोसी के रूप में और एक महापौर के रूप में कैसे कंपैरिजन करते हैं, और वो भी बताइए कि कैसे आपने अपने पड़ोसियों को जागरूक किया।
नहीं, मैं जहाँ रहती, मैं एक AWHO के उसमें आर्मी वेलफेयर के सोसाइटी में रहती हूँ। जी। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैं सेक्रेटरी भी रही हूँ सोसाइटी के। तो किसी को एकदम विश्वास नहीं हुआ कि मैं महापौर बन जाऊँगी। अचानक जब टिकट घोषित हुआ तो सब बिल्कुल चौंक गए और सब लग गए। मेरे साथ पूरे चुनाव में पूर्व सैनिक बिल्कुल खड़ा था, मेरे कार्यकर्ता। वो तो सब ये सोच रहे थे कि वो स्वयं महापौर है। मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। मैं तो रात में जब समय मिलता था तो वीडियो देखती थी। तो कार्यकर्ता भी बिल्कुल ऐसा जूझ रहा था, पूर्व सैनिक और मेरा समाज, मतलब पूरा लखनऊ के लिए जैसे एक पुराना कार्यकर्ता होता है जो लंबे समय से दरी बिछा रहा है, लंबे समय से दरी बिछा रहा है, झंडा लेके चल रहा है, रैलियाँ में मैं अटल जी के टाइम पे रैलियों में भी चलती थी। अचानक जब भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा की तो सब बड़े खुश हुए। और ये घोषणाएं सिर्फ ये काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है, और अभी तक किसी भी पार्टी में ऐसी घोषणाएं शायद आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि आप भी काफ़ी टाइम से लखनऊ देख रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी में एक जो कार्यकर्ता है, कब उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दे, कब उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, कोई कह नहीं सकता। ये तो कई बार पार्टी में, जैसे हमारे राम प्रकाश गुप्ता जी थे, अचानक सुबह पता चला कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया, हम सब चौंक गए, कह रहे। तो ऐसी जैसी मुझे महापौर की घोषणा हुई तो सारे कार्यकर्ता चौंक गए। सच बताइए, जब ये घोषणा हुई आप उस समय क्या कर रही थी? उस समय मेरे साथ बड़ा दुखद हुआ था। मेरे हस्बैंड को 14 तारीख को हार्ट अटैक पड़ गया था। तो मैं उस समय कमांड हॉस्पिटल में थी, परिवार पूरा परेशान था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी ये कुछ होगा। लेकिन थोड़ा एक वो था ना कि मैंने भी मांगा है, तो हम सब हॉस्पिटल में थे। 14 तारीख की एक घटना थी। 16 तारीख को वो टीवी में नाम आने लगा कि ये संभावित है, तो मैंने ये सूचना किसी को नहीं दी कि हाँ घर में ऐसी घटना हो गई। 16 तारीख को अचानक घोषणा हुई तो हस्बैंड को कमांड से वहाँ ट्रांसफ़र किया मेदांता में, क्योंकि कमांड में व्यक्ति एक परिवार साथ में रहना ज़रूरी है। तो फिर तुरंत वहाँ वो क्या, फिर अपनी तैयारियों पे जुट गई। एक तरफ पार्टी थी, पार्टी माँ होती, एक तरफ परिवार था। तो दोनों में मैं, मतलब वो जो 15 दिन थे, किस तरीके से मैंने उनमें अपने आप को, और ईश्वर की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद, लखनऊ की जनता का प्यार, मैं दोनों में विजय हुई हूँ। क्या बात है, बताइए। ये तो शायद हमने बताइए मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन वही बात है कि बात से बात जुड़ती है। मतलब इतना स्ट्रांग होना, इस क्षेत्र में आना, स्ट्रांग होना, 2 बच्चे पालना आसान नहीं है। चलिए मैं आपको वापस आपके उस जीवन में ले चलती हूँ जब आप एक परिवार संभाल रही थी, बच्चे पैदा हुए, उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, उनका लालन पालन, शिक्षा। तो वो मैं आपका टाइम आपको वापस ले जा रही हूँ, जानना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, लेकिन मैं राजनीति में सक्रिय रहती, तो थोड़ा बहुत समय शुरू से ही सक्रिय थी। जब मेरे 2-2.5 साल के बच्चे थे तो उस समय मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, 96 में रिटायर हुए। तो सेना का तो ये होता कि कभी नागालैंड, कभी आसाम, कभी कहीं, लेकिन मैं लखनऊ में ही रही, लखनऊ से बाहर नहीं गई। तो जब उत्तराखंड अलग हुआ तो भगत सिंह कोश्यारी हमारे, मतलब एक संगठन, समाज, भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड समाज के भी बहुत वरिष्ठ, बड़ा सम्मान है उनका। वो इस समय पूर्व राज्यपाल भी थे। उन्होंने मुझे कहा था कि सुषमा जी आप उत्तराखंड चलिए अब यहाँ। मैंने कहा मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने परिवार के आगे कभी समझौता नहीं किया। अभी चूंकि बहुत सारी बातें करनी है, पूजा जी कुछ कहना चाहती हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि किस तरह से परिवार की जिम्मेदारियां वो निभाती रहीं और एक माँ के रूप में उन्होंने अपनी किस तरह से जिम्मेदारी निभाई है। और हमारे साथ एक कवि भी जुड़े हुए हैं, सौरभ जी। तो कवि जो होते हैं वो अपनी भावनाओं को बहुत खूबसूरती से व्यक्त कर पाते हैं कविता के रूप में। तो हमें लगता है कि क्या आप यहाँ पर कोई माँ से जुड़ी हुई कविता हम तक पहुँचा सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत आभार, और आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल को भी प्रणाम करता हूँ कि जिसने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है। तो माँ, जैसा कि यहाँ महिलाओं की उपस्थिति है, और माँ एक ऐसा शब्द है दुनिया का जिसको शायद, जिसका नाम लेने से भी दुनिया के आधे दुख कट जाते हैं, जीवन के आधे दुख कट जाते हैं। और आप मेयर हों, आप कुछ भी हों, पर उससे पहले आप एक माँ हैं। तो मैं माँ पर 4 पंक्तियाँ
सुनाता हूँ आपको, देखिएगा। कि मिले औलाद को दुख तो जो खुद रोती है वो है माँ। मिले औलाद को दुख तो जो खुद रोती है वो है माँ। सुलाकर अपने बच्चों को जो खुद सोती है वो है माँ। है वैसे तो बहुत रिश्ते जमाने में, मगर सुन लो, वैसे तो बहुत सारे रिश्ते हैं जी। है वैसे तो बहुत रिश्ते जमाने में, मगर सुन लो, जो हो निस्वार्थ हमको गर्भ में ढोती है वो है माँ। जो हो निस्वार्थ हमको गर्भ में ढोती है वो है माँ। और बच्चा अगर दुख में है तो माँ क्या क्या नहीं कर सकती है। तब 4 पंक्तियाँ और देखिएगा। कि मिले हर जख्म को जो प्यार से सीती है वो है माँ। बहुत अच्छा। हमारे ही लिए दुनिया में जो जीती है वो है माँ। हमारे ही लिए दुनिया में जो जीती है वो है माँ। रहे सुख से हमेशा हम इसी उम्मीद में केवल, उसको दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, बस उसकी औलादें खुश हों तो वो खुश रहती है। कि रहे सुख से हमेशा हम इसी उम्मीद में केवल, हर एक दुख में लहू का घूंट भी पीती है वो है माँ। हर एक दुख में लहू का घूंट भी पीती है वो है माँ। बहुत बहुत आभार। आपकी बात पे एक लाइन और आप जोड़ लीजिए, जी, क्योंकि जी। आप कवि हैं। जी जी। माँ स्वयं गीले में सोती है हाँ, और बेटे को, बच्चों को सूखे में सूखे अगर गीला बिस्तर होता है तो गीले में स्वयं माँ सोती है, सूखे में बच्चे को ले जाती है। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही। और चूंकि आप सुषमा जी स्वयं इतनी अनुभवी हैं, बच्चे पालते समय क्या कभी सोचा था कि आज बच्चे पाल रही हूँ, एक दिन लखनऊ को चमकाऊंगी और लखनऊ मेरा होगा? सोचा तो नहीं था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहाँ तक सोचती है इसकी कल्पना नहीं है। दर्शकों, मैं ये बताना चाहूँगी, आप हमारे लिए एक उदाहरण है। आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, शुरुआत करिए। बच्चों का बिस्तर गीला हो, भले ही आपको आगे बढ़ना है, कितने सारे काम करने हैं, ऐसे बहुत से लोग कर भी रहे होंगे। जी। अब फिर से आते हैं आपके दायित्व की ओर। हालांकि अभी अभी आपको कुछ दिन पहले ही दायित्व मिला है, लेकिन लखनऊ आपसे बहुत उम्मीदें करता है। शहर में छुट्टा जानवर बहुत टहल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि बच्चों को कुत्तों ने काट लिया या इधर उधर लोग टहल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि जब हमारी इतनी जागरूक महापौर आई हैं, इसके पहले भी काम अच्छे हुए हैं, इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये शहर में जो जानवर घूम रहे हैं, ये हमारा भी, ये जनता का भी दायित्व है। अगर कोई घूम रहा है तो तुरंत टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए। और सरकार की तरफ से कान्हा उपवन बना है, बहुत अच्छा बना है। मैं जल्दी उसमें भी विजिट करने जा रही हूँ। और वहाँ गायों की बड़ी अच्छी देख रेख होती है। सामाजिक संस्थाओं का भी दायित्व है, हमारा आपका जनता का भी दायित्व है कि किस तरीके से हम ये इसको मतलब निभाएं। जानवर, गाय, हम लोग क्या करते हैं कि दूध पीते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं। जब तक उसका दूध पीते हैं तब तक वो घर में पाले रहते हैं। जैसे उसका मतलब हम लोग स्वार्थी हैं। जी। गलत कह रही हूँ मैं? मतलब जब तक वो दूध देगी तब तक उसकी सेवा करेंगे, जब उसका दूध बंद हो जाएगा तब उसको छोड़ देंगे। ये हमको करना नहीं चाहिए, हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। और पहले होती थी, अब ये जो कल्चर हुआ है कि बुजुर्ग माता पिता जब तक स्वार्थ है उसके बाद वृद्धाश्रम में छोड़ दो। वो भी हमारे माता पिता हैं, उनका दूध पी के हम लोग पले हैं। भाई माता पिता के बाद गाय भी तो हमारी माँ है, तो हमको गाय की सेवा करनी चाहिए। इसमें जितनी आवश्यकता होगी, कहीं धन की कमी नहीं होगी। नगर निगम अपनी तरफ से सब कुछ करेगा। इसमें कान्हा उपवन बहुत अच्छा बना हुआ है और जल्दी जो भी कमियां होगी
सरकार से, संस्थाओं से, जनताओं से मैं उसमें व्यवस्था कराऊंगी। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बताया कि किस तरह से हम कहीं ना कहीं स्वार्थी होते जा रहे हैं, अपना लाभ तो देखते हैं, और आपने बुज़ुर्गों की बात भी यहाँ पर जोड़ी है। सच में हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो न केवल हमारी धरोहर है, बल्कि हमें उनकी ज़रूरत है। इसीलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब उनकी उम्र ढल रही है तब हम उनके साथ ज़रूर रहें। तो आइए हम क्यों न इस चीज़ को और ज़्यादा जानें और समझें कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है बुज़ुर्गों की तरफ। पे मैं आप घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनसे प्यार करें, उनका सम्मान करें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें हमेशा सक्रिय और फिट रखें। घर और बाहर दोनों ही जगह आजकल बुजुर्गों के साथ हिंसा हो रही है। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर आप बुजुर्गों की सुरक्षा कर सकते हैं। घर में सीसीटीवी, और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो जीपीएस ट्रैकर से उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। बुजुर्ग सेहत से जितना तंदुरुस्त और फिट रहेंगे, ये उनके लिए और परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। व्यायाम और योग उनकी दिनचर्या में शामिल हो, इसके लिए उन्हें प्रेरित करते रहें। इससे बीमारियां दूर होंगी और उनका अकेलापन भी कम होगा। अगर आप भी कोई निवेश करना चाहते हैं तो बुजुर्गों का दिया अनुभव काफी काम आएगा। उनको लगेगा कि आप उनकी अहमियत समझते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे घर व परिवार की शान है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों को मान दिया जाता है, वो घर भरपूर और कुशल रहता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारे काम सफल होते हैं और हम उन्नति करते हैं। वे हमारे घर की बुनियाद हैं। बड़ी उम्र में शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसे में बुजुर्गों को सहारा देना हमारा कर्तव्य है। अभी विज्ञापन के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है खेलों के महाकुंभ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन, जो जीत रहा है सभी का मन। रंगों में उत्साह और दिल में देश का छाया है सभी पर रंग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कई नई सुविधाओं और विशेषताओं से भरा हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो जुड़े रहिए रोमांच के संग। हर दिल में देश, खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश। मैं आप लोगों को भी और देश की यंग पीढ़ी को एक सलाह देना चाहती हूँ जी। कि कभी कोई भी पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप ये कहिए कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, न कि आप ये कहेंगे कि मेरे साथ माँ बाप रहते हैं। बहुत सुंदर बात कही और बहुत गूढ़ बात है। सुषमा जी, क्या बात है, शायद इसीलिए आप सुषमा है और महापौर हैं लखनऊ की। अब हम जानना चाहते हैं, हालांकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो मुझे लगता है जिनके उत्तर आज आपको न मिल पाए, लेकिन कुछ के मिल पाएंगे। कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ा दायित्व है, समस्या तो अब कम हो गई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई जगहों पर सफाई का जो इकट्ठा ढेर बना दिया जाता है, कई जगह बिल्कुल साफ़ है। अगर आप पूरे गोमती नगर की बात करें, गोमती नगर बहुत साफ़ है, पर कुछ इलाकों में यदि आप शहर में जाएं तो लगता है कि कचरे का प्रॉपर प्रबंध होना चाहिए। आपकी जानना चाहूँगी। नगर निगम ने तो प्रबंध किया है, ठेके पे दिया भी, इको ग्रीन को दिया है, लेकिन कुछ समस्याएं हो गई हैं जिसका समाधान अब हम लोग मिल के करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि सफाई हो। अब जैसे गोमती नगर, ये आवास विकास कॉलोनी, यहाँ तो इतनी समस्या नहीं। पुराने लखनऊ में थोड़ा समस्या है क्योंकि नक्शे के हिसाब से घर बने नहीं हैं, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा, लेकिन प्रयास पूरा होगा कि ये भी समाधान हो जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको कि आपने पढ़ाया है, उनको बताने की ज़रूरत है, सफाई ज़रूरी है। प्रौढ़ शिक्षा पर आपने काफ़ी क्लासेस ली हैं, एक ज़माने में पढ़ाया है, उस दौर के बारे में जानना चाहूँगी।
गवर्नमेंट की एक योजना आई थी कि बुजुर्गों को पढ़ाना है शाम को 6-7 बजे से 8-9 बजे तक। जी। तो उस समय मैं उत्तराखंड में थी, कोटद्वार में थी, तो मैं भी अनुदेशक थी। रात को हम पढ़ाते थे 1-1.5 साल इसमें 2 साल काम किया। ये योजनाएं थी, हमें स्लेटें मिलती थी, लालटेन मिलती थी, तो बैठ करके और एक टारगेट था कि 20 लोगों को आपको पढ़ाना ही है। हम लोग रात में बैठते थे, उनको मतलब एक ट्रेनिंग टाइप का कराते थे। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई तो मैं निकल गई। अच्छा, ये लेकिन शादी से प्रौढ़ पहले शिक्षा, का? ये शादी से पहले का है कि मैंने प्रौढ़ शिक्षा में काम किया है। बच्चों को कितना पढ़ाया आपने घर बच्चों में को बताइए? घर में तो नहीं, मैं स्कूल में शिशु मंदिर एक इंटर कॉलेज था रुड़की में, रेलवे स्टेशन ढंढेरा के सामने। तो जब मेरे हस्बैंड नागालैंड में थे तो मैं अपने एक बड़े बेटे के साथ थी, वो साल भर का था, तो घर में पूरा दिन रहता था। तो फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, 4-5 साल वहाँ भी पढ़ाया है। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आ गई 90 के दशक से, फिर लखनऊ से फिर हटे नहीं। तो आप बच्चों से ये बोलती थी अपना बैग साफ रखो, बच्चों को कितना आप डांटती थी, या कितना सख्त या कितना डिसिप्लिन बच्चों के साथ आपने रखा? ये तो आप बच्चों से ही पूछ सकते थे कि आपकी मम्मी कैसे बच्चों ने एक होता है, टीचरों का उपनाम भी रखे जाते थे। अच्छा, आपका कुछ रखा था? लेकिन बताऊंगी नहीं। नहीं बताएंगी? चलिए कोई बात नहीं, हम आपके बच्चों से पूछ लेंगे। दर्शकों, हो सकता है कभी हम आपको बता ही दें। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लखनऊ शहर में स्ट्रीट लाइट लगी हैं, बड़ी अच्छी लगी हैं, पर कभी कभी कहीं कहीं बिल्कुल अंधेरा रहता है। ऐसे में अगर आप नागरिक को संपर्क करना है डायरेक्टली, मुझे लगता है कि आज ही ये बात कह के रखेंगे कि मेरे उधर अंधेरा था, तो कैसे संपर्क करेंगे? हमारे मतलब हमारे रक्षा मंत्री जो ये लखनऊ एक समय था, मैं पार्टी के नाते बोल रही हूँ, माननीय स्वर्गीय लालजी टंडन, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ के नाम से जाने जाते थे और लखनऊ वाजपेयी जी के नाम से जानते हैं। हर मतलब कोई भी पार्टी हो उनका सम्मान सब करते थे। ये भाजपा ही नहीं, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, पहले नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका सब सम्मान करते थे। तो विकास का पौधा उन्होंने यहाँ पे रोपा है और उस विकास के पौधे को पानी डालने का काम माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है, राजनाथ सिंह जी ने किया है। उन्होंने उस विकास के पौधे को बड़ा किया है और मुझको अपने आप पे क्या बोलूँ कि आज इन दोनों की कर्मभूमि के साथ मैं भी जुड़ गई हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने पढ़ी कि आप वो दौर था आपका स्ट्रगल का, और आप स्कूटर दौड़ा के कन्वेंसिंग करती थी, मिलती थी, जाती थी, और जैसे आपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया, उनकी रैलियों में जो जोश था, मतलब आपको लगता था मुझे पहुंचना ही है, उसका थोड़ा सा जानना चाहूँगी। उस समय हम लोग सत्ता में तो कभी थे नहीं, धरना प्रदर्शन रैलियाँ यही हम लोग करते थे। हम तो सत्ता में बाद में आए, लेकिन उस समय एक जोश था, जूझना। आज वो जोश कम हो गया लोगों में। हम लोग बिल्कुल एक परिवार, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार के जैसे जूझना, इस तरीके से हम लोग। जी 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 बिल्कुल, ये जो बातचीत है ये बहुत खूबसूरत बातचीत चल रही है, हम इसको जारी रखेंगे। लेकिन जैसे कि सुषमा जी ने अभी कहा कि किस तरह से शिक्षा महत्वपूर्ण है, विकास महत्वपूर्ण है और संघर्ष हम सभी के जीवन में है, लेकिन इन सब के बीच अगर थोड़ा मनोरंजन आ जाए तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कवि सौरभ त्रिपाठी जी, तो यहाँ समय हो चला है कि हम उनकी एक रचना अपने कार्यक्रम में शामिल कर लें। जी सौरभ जी। बहुत आभार। और जैसा कि मैम ने अभी कहा कि संघर्ष जो है वो जीवन में, और आपने बताया भी कि जीवन में ऐसा दौर आया जब एक तरफ परिवार को और दूसरी तरफ पार्टी को संतुलित करना था। और अटल जी का भी जिक्र किया जो कि हमारे कविकुल के भी बहुत बड़े सम्मानित, और देश में दो ऐसे लोग हुए, एक APJ अब्दुल कलाम और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय, कि दोनों लोगों का सम्मान कोई धर्म, कोई जात, कोई विशेष वर्ग ऐसा नहीं, सारे लोग करते हैं। और अटल जी तो कवि थे, उन्होंने क्या लिखा कि गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी गीत नया गाता नए हूँ। गीत गाने तो की बात हो अटल रही जी है, का- तो आप तो मैं अपनी कविता संघर्ष की बात है तो मैं उस पर ही कि जब भी संघर्ष का समय आए तो वक्त बुरा हो या अच्छा हो, हमको लड़ना चाहिए
तब एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ कि वक्त से जो लड़ा आदमी वो बड़ा, वक्त से जो लड़ा आदमी वो बड़ा, नाम जग में अमर वो ही कर जाएगा, और जो झुक गया वक्त के सामने जिंदा रह कर भी जीते जी मर जाएगा, वक्त से जो लड़ा आदमी वो बड़ा। अब बंद देखिएगा कि हैं कठिन रास्ते फिर भी चलते रहो, एक दिन अपनी मंजिल मिलेगी तुम्हें, भूल कर भी कहीं थक गए पाँव तो बस जमाने की ठोकर लगेगी तुम्हें, हार और जीत में ज्यादा अंतर नहीं, हारने और जीतने के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है कि हार और जीत में ज्यादा अंतर नहीं, जान जाएगा जो कुछ भी कर जाएगा, वक्त से जो लड़ा आदमी वो बड़ा। और इसका आखिरी बंद रखता हूं कि है अंधेरा घना आज तो क्या हुआ, रोशनी फिर वही लौट कर आएगी, है अंधेरा घना आज तो क्या हुआ, रोशनी फिर वही लौट कर आएगी, बाहुबल पर जो खुद के भरोसा रखो, रात दुख की भी एक रोज कट जाएगी, एक उम्मीद पर है टिकी जिंदगी। हम सारे लोग, पूरी दुनिया एक उम्मीद पर है कि कल अच्छा होगा, जी कि एक उम्मीद पर है टिकी जिंदगी, टूट जाए अगर तो वो मर जाएगा, वक्त से जो लड़ा आदमी वो बड़ा, नाम जग में अमर वो ही कर जाएगा, और जो हार कर झुक गया सामने, और जो झुक गया वक्त के सामने जिंदा रह कर भी जीते जी मर जाएगा, वक्त से जो लड़ा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये हुआ कि वक्त के साथ अपने हौसले का ख्याल रखिए, परेशानी खुशी उन दोनों में आपका इक्वल इमोशन होना चाहिए, क्योंकि परेशानी जिंदगी का एक हिस्सा है, पर हौसले बुलंद रखना, मैं तो सोचूंगी सुषमा जी कि आपके हौसले शादी के पहले और शादी के बाद भी बुलंद रहे, तभी शायद आप इस जगह पहुंची हैं। अब चूंकि मेयर का रूप आपको, मेयर आप बन चुकी हैं, हमारी महापौर बन चुकी हैं और महिला महापौर हैं, तो भविष्य के लिए क्या ऐसी योजनाएं जो आपको लगता है कि सबसे पहले मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना, थोड़ा बहुत हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बारिश आने से पहले जी। नालों की सफाई, और मैं लगातार कर रही हूँ। आज भी सुबह 7 बजे का टाइम था, लेकिन आपका टाइम मिला तो मैं आज नहीं जा पाई, लेकिन दोपहर गया फिर कल सुबह। सबसे पहले बड़े नाले जो हमारे हैं वो अगर साफ़ हो जाए तो घरों में पानी न जाए, इसकी मेरा पूरा प्रयास है। और मैं जो भी काम कर रही हूँ बिल्कुल ईमानदारी से कर रही हूँ। और मैं जनता ने मुझे इतना सम्मान दिया है, संगठन ने इतना सम्मान दिया है, तो मैं जनता के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहूँगी। मेरा मोबाइल जो अब एक तो COG मिल गया है, कभी ऑफ नहीं होता है। आप ट्रायल कर लीजिएगा कल भी किसी भी समय। ये अलग बात है कि नींद में बाद में मैं पूछ लीजिएगा आप जनता से, अगर कोई फ़ोन नहीं उठा पाई किसी कार्यक्रम जी, में हो, आपका नंबर तो मैम यहाँ जिस पर हाँ। जनता संपर्क कर सकती है, हम चाहेंगे वो साझा कर लें आप एक बार। हाँ, वो अभी कल मिला है मुझे। अभी हम उसको डिस्प्ले नगर निगम से कल ही नंबर मिला है, जी, तो अभी नंबर मुझे भी जी जल्दी ही वो नंबर जनता हाँ, के बीच जल्दी मौजूद चला होगा, वो गया है। साझा करेंगे। कल से नगर निगम ने उसको डिस्प्ले कर लिया है, जी। मेरे पास है वो। लेकिन मैं कभी भी अगर फ़ोन ना उठा पाई तो तुरंत कॉल बैक भी करती हूँ, या अभी ट्रायल कर लेना कभी भी। और मैं अपना फ़ोन अपने पास ही रखती हूँ। अब जैसे आपने बोला, जो अब आपकी दिनचर्या में कितना फर्क और कितनी तत्परता बढ़ गई है? अब सुबह 7 बजे नहा धो के बिल्कुल रेडी रहती हूँ, कब कौन कहाँ बुला ले। और रात में वापसी का कोई समय नहीं है, कब आना है।
अच्छा, जो महिलाएं जिनको लगता है कि अरे अब कुछ नहीं हो सकता, वो अपने हौसले को, अपने काम को, या जो उन्होंने ड्रीम सोचा था वो कैसे पूरा करें, या आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने सोचा है, जो मैं सपना देख रही हूँ, उसको प्रयास करते रहिए। आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे, लगातार प्रयास करते रहिए। अगर सफल नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास तो करिए। मैं घर बैठे बैठे कि मेरी किस्मत में नहीं है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। मैं तो लगातार कब से हूँ, संघर्ष करती रही, जूझती रही। कई मुकदमे भी हुए, थाना प्रदर्शन, खूब प्रदर्शन किए मैंने। पहले 2010 तक तो ज़बरदस्त प्रदर्शन रहे, छोटी छोटी बातों में प्रदर्शन हो जाता था। और एक बार तो माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैंने एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। एक बच्चा शिविर में डूब गया था, मैंने उसमें खूब प्रदर्शन किया। बाद में घेराव का भी जब सफलता नहीं मिली तो मैंने सीधा मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए पेपर में निकाल दिया है। तो दूसरे दिन उन्होंने 1.5 लाख रुपए उस बच्चे को, एक EWX का मकान, उसके बच्चे के माता पिता को, मजदूर थे, EWX का मकान शारदा नगर में उनको अलॉटमेंट कराया, सब कुछ कराया। और मुझे फिर कहा कि आप अगर मतलब उनके एक मित्र थे जो होशियार में रहते थे, उनको भेजा कि इनको सपा में बुलवा लीजिए। तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भाजपा में रहूंगी। और जी रमा मैम, मैं आपकी इजाज़त से एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है वो मैम से पूछना चाहूँगी कि जैसे कि इन्होंने अपने बारे में जो भी चीज़ें बताई कि एक आम नागरिक के तौर पर ही इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया था, तो ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। और हम ये जानना चाहेंगे कि एक जो हमारे महापौर हैं, उनकी क्या उम्मीदें होती हैं आम नागरिक से, क्योंकि आप तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे बीच लेकर आ रही हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपकी क्या उम्मीदें हैं हमसे? मुझे आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप मुझे सहयोग करिए, क्योंकि जनता के सहयोग से ही मैं सफल महापौर बनूंगी। जी, जैसे कई चीज़ें होती हैं कि अगर कचरा प्रबंधन के लिए गाड़ी आ रही है तो ये हमारा काम है कि हम उस तक पहुँचे। जी बिल्कुल। अगर नहीं आ रही तो सूचना करें। मतलब जनता जितना जागरूक रहेगी वो शहर उतना सफल रहेगा। जी बिल्कुल। और अब आप कुछ और भी तो हमें कविता के माध्यम से बताने जा रही हैं। जी बिल्कुल, समय हमारा सीमित है कार्यक्रम का, क्योंकि बिल्कुल अब हम समाप्ति की ओर। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि जनता को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो समय का मैंने ध्यान ही नहीं रखा, लेकिन आपको चूंकि जो भी काम मिला है समय के हिसाब से करना है, अब हमारे समय भी समाप्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आप जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं जनता को, आप सबको एक शपथ दिलाना चाहती हूँ कि हमें शपथ लेनी चाहिए कि मुझे शहर स्वच्छ रखना है। मैं सुधरूंगी तो समाज सुधरेगा। मैं खाली आदेश नहीं, अगर मैंने कहीं कूड़ा फेंका, मैं सुधरूंगी तो समाज सुधरेगा। बिल्कुल सही। और लखनऊ में मैं ये चाहती हूँ, एक तो स्वच्छ लखनऊ रहेगा, स्वच्छ तो स्वच्छ शहर होगा, स्वच्छ होगा। दूसरी बात, लखनऊ के व्यापारियों को, लखनऊ को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे लखनऊ का है, जैसे लखनऊ की चिकन की कारीगरी, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये पूरे विश्व में जितना हो सके फैलाया जाए। लखनऊ इन 2 नामों से भी जाना जाए कि लखनऊ है। और बाकी प्लास्टिक यूज ना करें, इसका मैंने अपने शपथ समारोह में भी किया था कि हम ऐसा प्लास्टिक यूज ना करें जिससे हमारे पशुओं को नुकसान हो। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी बातें हैं आपके बीच जो हमारे साथ समय के साथ हमें देखने को मिलेंगी। और दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़ी महापौर लखनऊ सुषमा खरकवाल जी, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत की दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी जी ने, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े के साथ शेयर करना है। अगली बार फिर बुलाइए तो लखनऊ के बारे में बहुत सी बातें रह गई, बहुत सारी चीजें ऐसी कि मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाऊंगी और आपके माध्यम से जनता से मेरे पास जी बिल्कुल। और सौरभ त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम चलते चलते बस यही कहेंगे कि जो शासन ने, प्रशासन ने, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी हम समझें। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।